तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की के लिखे हुए उस महान उपन्यास का, क्राइम एंड पनिशमेंट। अब ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो एक इंसान के दिमाग के अंदर चल रही जंग, उसकी पछतावा और उसकी आत्मा की गहराइयों में उतरती है। इस मास्टरपीस को लिखा है फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने। इन्हें साइकोलॉजिकल फिक्शन का मास्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कहानियां आमतौर पर इंसानी मन के सबसे अंधेरे, सबसे उलझे हुए हिस्सों को एक्सप्लोर करती हैं, जहां सही और गलत की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। ये कहानी सेट है 1860s के सेंट पीटर्सबर्ग में। पर एक बात समझ लीजिए, ये शहर सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये खुद एक जिंदा कैरेक्टर है। इसकी भीड़-भाड़ वाली गलियां, पीली बेमार सी इमारतें और वो घुटन भरा माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे हीरो रस्कोल्निकोव का मन है, परेशान, बेचैन और एकदम अजाब में। अच्छा, तो इस नॉवल की हर परत को ठीक से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे लेखक और उनकी दुनिया से, फिर रास्कोल्निकोव की अजीब सी थ्योरी को समझेंगे, उसके जुर्म और असली सजा पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि उसकी मुक्ति कैसे होती है। ओके, पहला सेक्शन, एन ऑथर एंड हिज वर्ल्ड। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए उस दौर के रशिया को समझना बहुत जरूरी है। वो एक ऐसा टाइम था जहां पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं और नए रेडिकल आइडियाज जैसे नाइलिज्म यानी किसी भी चीज में विश्वास ना करना फैल रहे थे। इसी माहौल ने रास्कोल्निकोव जैसे किरदार को जन्म दिया। चलिए अब आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर पर, रास्कोल्निकोव का वो रेडिकल आइडिया, द सुपरमैन्स थ्योरी। ये एक ऐसी खतरनाक सोच है जो गरीबी से पैदा हुई बेबसी और एक आम इंसान के अंदर पल रहे घमंड का नतीजा है। क्राइम करने से पहले रास्कोल्निकोव ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने ये थ्योरी पेश की थी। पता है ये क्या था? ये दरअसल उसके दिमाग का एक तरीका था अपने ही ज़मीर को ये समझाने का कि वो जो कत्ल करने जा रहा है वो गलत नहीं है, बल्कि ज़रूरी है, एक जस्टिफिकेशन। तो रास्कोल्निकोव दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ है ऑर्डिनरी यानी आम लोग, जिनका काम बस कानून मानना और दुनिया की आबादी बढ़ाना है, और दूसरी तरफ हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जैसे नेपोलियन। इन्हें ये हक है कि वो एक बड़े मकसद के लिए कानूनों को तोड़ सकें, हत्ता के खून भी कर सकें। रास्कोल्निकोव की पूरी कोशिश, उसकी पूरी जिद बस यही साबित करने की है कि वो आम नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जुर्म हो जाता है। अब बात आती है सज़ा की। लेकिन दोस्तोयेव्स्की के लिए असली सज़ा जेल की सज़ा नहीं है, वो कुछ और ही है। रास्कोल्निकोव का ये कोड सब कुछ साफ कर देता है। शुरू में उसे लगा कि उसने एक इंसान को नहीं, एक गलत उसूल, एक प्रिंसिपल को मारा है। लेकिन उसे फौरन एहसास हो जाता है कि वो उस लकीर को पार नहीं कर पाया जिसके पार एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं। वो फेल हो गया, वो उसी तरफ रह गया जहां आम लोग रहते हैं। तो फिर असली सज़ा क्या थी? अगर जेल जाना असली सज़ा नहीं थी तो क्या थी? दोस्तोयेव्स्की साफ बताते हैं कि वो साइबेरिया की कैद नहीं थी। उसकी असली सज़ा तो कत्ल के अगले ही पल शुरू हो गई थी, उसके अपने दिमाग के अंदर। उसका ज़मीर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसे हर वक्त डर लगने लगा, वो बीमारी में बेहोश रहने लगा, और सबसे बड़ी सज़ा, वो इंसानियत से बिल्कुल अकेला पड़ गया। यही था उसका असली अजाब। दोस्तोयेव्स्की ने रास्कोल्निकोव की इस अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने के लिए 3 कमाल के कैरेक्टर्स बनाए हैं। ये 3 कैरेक्टर्स दरअसल वो 3 रास्ते हैं जिनमें से रास्कोल्निकोव को कोई एक चुनना है। पहला रास्ता है सोनिया का। इस अंधेरी कहानी में वो एक उम्मीद की किरण की तरह है। वो फेथ, ह्यूमिलिटी और इस विचार को रिप्रेजेंट करती है कि दुख उठाकर ही इंसान पाक होता है। इन शब्दों में वो रास्कोल्निकोव को मुक्ति का, रिडेम्पशन का एकदम साफ रास्ता दिखा रही है। जाओ और सबके सामने अपना गुनाह कबूल करो। अब देखिए दूसरा रास्ता, स्विद्रिगाइलोव का। ये रास्कोल्निकोव का डार्क डबल है। ये वो सुपरमैन है जिसके अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उसे अपने गुनाहों पर कोई पछतावा नहीं। ये टेबल साफ दिखाता है कि रास्कोल्निकोव के पास रिडेम्पशन का एक चांस है, लेकिन स्विद्रिगाइलोव का रास्ता वो सीधा बर्बादी और सुइसाइड पर खत्म होता है। और तीसरा रास्ता है कानून का, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डिटेक्टिव पोर्फिरी पेट्रोविच। वो एक अलग ही लेवल के डिटेक्टिव हैं। उन्हें फिजिकल एविडेंस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो रास्कोल्निकोव के दिमाग को पढ़ सकते हैं। वो एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल कैट एंड माउस गेम खेलते हैं ताकि रास्कोल्निकोव घुट घुट कर खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। दोस्तों, दोस्तोयेव्स्की इस कहानी में बहुत से पावरफुल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल्स दरअसल रास्कोल्निकोव के मन के अंदर क्या चल रहा है उसे दिखाने का एक जरिया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है
रास्कलनोवकव का सपना, जिसमें वो बचपन में एक घोड़े को बेरहमी से पिटते हुए देखता है और रोता है। ये सपना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उसकी सुपरमैन्स थियरी के नीचे उसका असली स्वभाव एम्पैथेटिक और कोमल है। वो अंदर से हिंसा से नफरत करता है। और भी कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि क्रॉस जो सोनिया रास्कोल्निकोव को देती है, ये दुख और उससे मिलने वाली मुक्ति का सिंबल है। शहर यानी सेंट पीटर्सबर्ग, जैसा हमने पहले कहा, रास्कोल्निकोव के बेचैन मन का सिंबल है। और लैज़रस की कहानी जो बाइबल से है, इस उम्मीद का सिंबल है कि इंसान का आत्मिक पुनर्जन्म हो सकता है। तो अब हम पहुंचते हैं नॉवेल के क्लाइमैक्स पर। यहाँ रास्कोल्निकोव को आखिरी फैसला लेना है। उसे आखिरकार अपना रास्ता चुनना ही होगा। उसका इंसानियत की तरफ वापसी का सफ़र लंबा है और इसकी शुरुआत होती है सोनिया के सामने कन्फेस करने से। यहाँ उसे पहली बार एक ह्यूमन कनेक्शन मिलता है। फिर वो सोनिया की बात मानकर सड़क पर लोगों के सामने झुकता है और पुलिस को कन्फेस करता है। साइबेरिया में सजा काटते हुए सोनिया के प्यार और फेथ के जरिए उसके अंदर एक नए इंसान का जन्म धीरे धीरे शुरू होता है। हम इस एनालिसिस को पोरफ्री के इस जबरदस्त कोट के साथ खत्म करेंगे। एक सूरज बनो और हर कोई तुम्हें देखेगा। ये इस नॉवल का आखिरी मैसेज है। असली महानता लोगों से ऊपर उठने या उन्हें कुचलने में नहीं है, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से पश्चाताप करके अपनी आत्मा को रोशन करने में है। अगर आपको क्राइम एंड पनिशमेंट का ये एनालिसिस पसंद आया हो और आप ऐसी ही और कहानियों की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।